आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम चैप्टर 29 ऑफ द बुक H.C. वर्मा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 100 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपको बताना है। एंड आगे है हाउ मच इज़ द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स पर कितना टोटल चार्ज होगा वो आपको बताना है। सॉल्व करते हैं। गिवन है मास ऑफ वाटर इज 100 ग्राम और हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। एंड ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाले उस पर कितना टोटल चार्ज होगा, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, हमें क्या कंसेप्ट का यूज़ करना है, तो हमें यूज़ करना है मोल कंसेप्ट का। अब ये जो मोल कंसेप्ट आपने केमिस्ट्री में इससे इंट्रोड्यूस हुए होंगे, इस मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ water contains 6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और ये जो नंबर है इस नंबर को बोलते हैं एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो नंबर को हम लिखते हैं कैपिटल एन और ऐसा सफिक्स ए, एन ए। एन ए मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब 1 मोल ऑफ वाटर लेंगे तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें, एन ए वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। और एन ए की वैल्यू ये 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 है। अब वन मोल ऑफ वाटर मतलब कितने ग्राम वाटर, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि ये कैसे पता होगा। तो अब जैसे मालूम है आपको कि वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O, है ना। H2O मतलब 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है ना। 2 हाइड्रोजन एटम प्लस 1 एटम ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, या O फॉर ऑक्सीजन है। ठीक है, 1 ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, 1H1। 1H1 मतलब 1 इसका एटॉमिक नंबर है और 1 इसका मास नंबर है ना। इसी तरह से ऑक्सीजन को हम लिखते हैं 8O16। मतलब यहाँ पर 8 इसका एटॉमिक नंबर है और 16 इसका मास नंबर है। तो यहाँ पर अगर हम इनके मास नंबर ऐड करें, ठीक है, तो 2 इंटू मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 प्लस मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन 16। ठीक है, ये 16 हो गया। और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि H2O में 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये टोटल हो गया 18। तो इस 18 के आगे अगर हम ग्राम लगा दें तो उतना आपका 1 मोल ऑफ वाटर होता है। तो 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। मतलब 18 ग्राम वाटर लेंगे तो वो 1 मोल होगा। और 18 ग्राम ऑफ वाटर में, क्योंकि ये 1 मोल है, एन ए नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो अब हम यूनिटरी मेथड से 100 ग्राम में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमने अभी देख लिया कि 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स यूनिटरी, इससे हम निकालेंगे मेथड से। तो मैंने 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 को अभी एन ए ही लिखा है, तो एन ए अपॉन 18 हो जाएगा। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 1 ग्राम में, लेकिन हमें तो 100 ग्राम में पता करना है ना। 100 ग्राम ऑफ वाटर में होंगे एन ए अपॉन 18 इंटू 100, तो इतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। लेकिन हमको तो इस इतने मॉलिक्यूल्स पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो पता करना है ना। तो अब देख लेते हैं कि 1 वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 1 वाटर मॉलिक्यूल बना है 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से। तो एक हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 हाइड्रोजन एटम का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन एटम का 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन एटम के 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं H2O मॉलिक्यूल के पास। ठीक है, तो अब हमारे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने आए हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ये जो नंबर आया है इंटू 10। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो आपके कितने टोटल मॉलिक्यूल्स आए थे, एन ए अपॉन 18 इंटू 100 इंटू 10। ठीक है, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में। इसको हमने लेट एक्स किया है, इस अमाउंट को, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने पर जो भी आपका आंसर आएगा उसको हमने एक्स लेट किया है। ठीक है, अब हमको इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल चार्ज बताना है। तो आपको चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ने अल्दो नेगेटिव होता है लेकिन अमाउंट कितना होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है उसका, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, जिसको हमने एक्स माना है, सो टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एक्स इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एक्स इंटू दिस चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पर लिखा है इतने कूलम चार्ज होगा, तब हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, जो ऊपर यहाँ पर निकाली है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आप लिख दीजिए 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23
इंटू 1000/18 और इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसको आप कैलकुलेट कर लेना, इतने कूलम चार्ज होगा टोटल 100 ग्राम ऑफ वाटर में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन पर। ठीक है, इसको हम सॉल्व किया है तो इसका आंसर ये आता है। क्वेश्चन 10 करते हैं। सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर आर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। मतलब 100 ग्राम ऑफ वाटर में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको हमने इकट्ठा करके एक अलग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बनाया। ठीक है, ऐसा सपोज किया है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई बचेंगे वाटर में, तो उन सारे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई का अलग लंप बनाया है। देखिए, एंड ऑल द न्यूक्लियाई आर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। मतलब जितने अभी आपने क्वेश्चन नंबर 9 में जितने इलेक्ट्रॉन निकाले थे उन इलेक्ट्रॉनों को अलग एक चार्ज बनाया है और दूसरा चार्ज दूसरी जगह पर रखा है पॉजिटिवली चार्ज, जो कि आपके पॉजिटिव न्यूक्लियस से बना था वाटर के। ठीक है, if these two particles are placed 10 centimeter away from each other, find the force of attraction between them and compare this force with कंपेयर इट विथ योर वेट। यहाँ पर अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 से हमने जो चार्ज निकाला था 100 ग्राम ऑफ वाटर में जितने इलेक्ट्रॉन हो वो चार्ज अमाउंट हमने डायरेक्ट लिख लिया है 5.35 इंटू 10⁻6 कूलम। ठीक है, अब इनमें से ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको अलग कर लिया है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया है, और जो पॉजिटिव न्यूक्लियस बचे थे वो सब दूसरी साइड कर लिया है। तो ये दोनों, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगे और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। अब जितना आपने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पर आया है एग्जैक्टली उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि चार्ज हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली चार्ज हो गए न्यूक्लियस, है ना। तो चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो इन दोनों का एडिशन फिर से 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर -q चार्ज आएगा और इन न्यूक्लियस पर +q चार्ज, मतलब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो हम सेंटीमीटर को हमको काय में चेंज करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट मतलब 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई करके इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स तो अट्रैक्शन टाइप का होगा। तो फोर्स का फार्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r², और Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू Q के बराबर होगी 5.35 इंटू 10⁻6, जो कि यहाँ पर रख दी है। K की वैल्यू रख दी है 9 इंटू 10⁻9, और डिस्टेंस R जो अभी आपने निकाली 10 इंटू 10⁻2, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और फिर आप इसको सॉल्व कर लेना। ये फोर्स है तो ये न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आंसर आया 2.56 इंटू 10⁻25 न्यूटन। अब इसको आपको कंपेयर करना है नेक्स्ट आपके वेट के साथ। ठीक है, तो अगर मान लो कि मास 12th क्लास के स्टूडेंट का 50 kg है, तो वेट इज इक्वल टू mg होता है। तो मास की जगह आपने 50 लिखा और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपका वेट हो गया, है ना। अब इनको कंपेयर करना है, मतलब आपको अगर वेट को मैं w से रिप्रेजेंट करूँ तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वेट से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का रेशो पता चलेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपका 2.56 इंटू 10⁻25। देखिए यहाँ 10 की कितनी पावर है 25, और नीचे वेट में सिर्फ 50 इंटू 9.8 को ऑलमोस्ट मैं 10 ले लूँ अगर, तो ये 500 आएगा, है ना, 500 आएगा। और यहाँ पर ऊपर से अगर 2 0 हम इधर ले भी ले तो ये 256, मतलब 250 के करीब आ जाएगा। तो इन दोनों का फैक्टर 500 और 250 का ऑलमोस्ट 1/2 आ जाएगा, और यहाँ 10 की पावर 23 आ जाएगी, है ना। तो ये आपको वेट इसलिए कैलकुलेट करने को बोला है कि आपको एक टेंटेटिव आइडिया आए कि वेट से कितने टाइम से ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना। आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 10⁻23 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंपेरेटिव टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आपका हम वेट निकालें तो, है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी डोमिनेटिंग इन नेचर होता है, ये कंपेयर करना था। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। कंसिडर अ गोल्ड न्यूक्लियस to be a sphere of radius 6.9 Fermi in which protons and neutrons are distributed। मतलब आपको गोल्ड का न्यूक्लियस लेना है, उसको ऑलमोस्ट आप स्फेरिकल मान लें जिसकी रेडियस r है और r की वैल्यू है 6.9 फर्मी, है ना। ये फर्मी बहुत छोटी डिस्टेंस की यूनिट होती है, और 1 फर्मी इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने किया था, आपको याद हो तो। इन विच, अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, न्यूक्लियॉन्स रहते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, टुगेदर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो यहाँ पर इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू प्रोटॉन्स सिचुएटेड एट लार्जेस्ट सेपरेशन। मतलब दो प्रोटॉन एक न्यूक्लियस के अंदर रखे हैं तो डेफिनेटली दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्शन का। तो हमको उनके बीच का रिपल्शन फोर्स निकालना है, वो भी तब निकालना है जब लार्जेस्ट उनके बीच का सेपरेशन हो, जब वो न्यूक्लियस के अंदर रखे हैं तब। ठीक है, वाई डू दीज प्रोटॉन्स नॉट फ्लाई अपार्ट अंडर दिस रिपल्शन। मतलब अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन में है कि गोल्ड न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स इतनी कम डिस्टेंस पर कैसे बने हुए हैं, क्यों नहीं ये रिपल हो गए। ठीक है, तो अब करते हैं। अब ये समझो हमने गोल्ड का न्यूक्लियस ले लिया है ना, तो ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, तो गोल्ड का सिंबल AU होता है ना, और इस न्यूक्लियस की रेडियस आपको पता है कितनी दी है, 6.9 फर्मी। अब 1 फर्मी इज इक्वल टू 6.9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, है ना, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमको बताया है कि प्रोटॉन्स अंदर अंदर भरे रहते हैं, लेकिन हमको प्रोटॉन्स के बीच का रिपल्शन फोर्स तब निकालना है जब उनके बीच का डिस्टेंस लार्ज हो, सबसे ज़्यादा हो। अब उन पे कंडीशन है कि वो रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर, और डिस्टेंस सबसे ज़्यादा मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2r, है ना, r रेडियस हो तो मैक्सिमम लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स क्या हो सकता है, 2r। तो आपको फाइंड द फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स एट लार्जेस्ट सेपरेशन। तो यहाँ पर लार्जेस्ट सेपरेशन कितना होगा, 2r। तो आप फोर्स का फार्मूला होता है F Q1Q2/r²। तो K का वैल्यू तो आपको पता है 9 इंटू 10⁹, और चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और दोनों ही प्रोटॉन है तो Q1 के लिए भी वही वैल्यू लिखेंगे, Q2 के लिए भी वही वैल्यू लिखेंगे, इसलिए इसका स्क्वायर कर दिया है ना। और अपॉन R की वैल्यू अभी 2r, R की वैल्यू 6.9 इंटू 10⁻⁻15 है इंटू 2, और इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब ये प्रोटॉन्स इतना रिपल्शन का फोर्स है तो दूर दूर चले जाने चाहिए, लेकिन जब प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो उनके बीच एक और फोर्स काम करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। तो उस न्यूक्लियर फोर्स के कारण वो उनको अट्रैक्ट करके रखता है, वो रिपल्शन का फोर्स इतना डोमिनेट नहीं करता है, वहां पर न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करता है। तो आंसर क्या आएगा, प्रोटॉन्स नॉट फ्लाई अपार्ट एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज प्रेजेंट देयर बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। और प्रोटॉन प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन्स ही हैं, इसलिए वो भी क्या रहेंगे, दोनों उसी कम डिस्टेंस के अंदर पास पास में रहेंगे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फेयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अब यहाँ पर जो हम इंसुलेटिंग स्फेयर्स हैं उन पर चार्ज क्रिएट कर रहे हैं बाय रबिंग देम, उनको हम रब कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जब भी हम फ्रिक्शन करते हैं तो उन बॉडीज़ के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, इसलिए चार्ज क्रिएट होता है। और फिर उसके बाद उन दोनों स्फेयर्स को हमने 1 सेंटीमीटर दूर रखा है। इफ़ दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फेयर टू द अदर ड्यूरिंग रबिंग। ठीक है, तो अगर मान लो कि इस तरह से आपने रब करके 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखा है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विथ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। तो आपको ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम वन स्फेयर टू अनदर स्फेयर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ रबिंग। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 में ये दो स्फेयर्स हैं जिनको हमने रब करने के बाद एक दूसरे से दूर कर दिया है 1 सेंटीमीटर। अब आपको जब हम रब करते हैं ना, तब एक स्फेयर से दूसरे स्फेयर पर कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो समझो अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ना उतने ही इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी होगी। तो इससे क्लियर ये है कि अगर मान लो इधर -Q चार्ज आपने जनरेट किया तो यहाँ पर डेफिनेटली +Q चार्ज जनरेट होगा। जब भी फ्रिक्शन से चार्ज जनरेट होता है तो अपोजिट और इक्वल चार्ज जनरेट होता है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये थॉट प्रोसेस है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा न्यूक्लियस पर, इसलिए दूसरे स्फेयर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और उनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और इन दोनों स्फेयर्स के बीच फोर्स बताया है F इज इक्वल टू
1 न्यूटन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 दोनों की जगह Q लिख देंगे आप, ठीक है। K की वैल्यू लिख दी 9 इंटू 10⁻9 और आर स्क्वायर मतलब 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको और इधर F की जगह 0.1 लिखा है, ये भी गिवन है आपको। अब आप यहाँ पर Q स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 0.1 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 और फिर हम इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, है ना। तो इसको आप सॉल्व करना, ये जो 0.1 है ना इसको आप 1/10 लिख देंगे, तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी हो जाएगी 10, और ये 10 की पावर 10 ऊपर जाकर 10 की पावर -14 हो जाएंगी, -4 और -10, और फिर रूट लेंगे तो 10 की -7 पावर आएगी और 9 का रूट लेंगे तो 3 आएगा, तो 10⁻⁻7/3 कूलम का चार्ज ईच स्फेयर पे जनरेट होगा। अब हमने निकाल लिया है कि टोटल कितना चार्ज क्रिएट होगा, वो तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमको तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं वो बताना है। तो हमको एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो पता है, नेगेटिव होता है लेकिन वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और फार्मूला है Q इज इक्वल टू N इंटू ई, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फेयर टू अनदर स्फेयर। सो Q की वैल्यू आपको पता है, आपने निकाली है, E की वैल्यू पता है, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा Q और क्रॉस मल्टीप्लाई होकर E नीचे आ जाएगा, तो Q बाई E। आप Q की वैल्यू रख दीजिए आप 10⁻⁻7/3 और अपॉन में ई है तो इंटू 1 अपॉन ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 2 इंटू 10⁻11। इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं वन स्फेयर से अनदर स्फेयर में। NaCl मॉलिक्यूल इज बाउंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द सोडियम एंड द क्लोरीन आयंस व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज ट्रांसफर्ड टू क्लोरीन। अब ये सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल कैसे बना है उसकी यहाँ पर स्टोरी बताई है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे देता है, ठीक है। वे टेकिंग द सेपरेशन बिटवीन द आयंस टू बी 2.75 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, इतना सेपरेशन है दोनों के बीच। देन फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, स्टेट द अजम्पशंस इफ एनी दैट यू हैव मेड। अगर आपने यहाँ पर कोई अजम्पशन मानी है तो वो भी आपको बतानी है। देखिए ये सोडियम और क्लोरीन के आयन कैसे बनते हैं, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अब दे देते हैं किसको, क्लोरीन को, तो क्लोरीन के एटम के ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया, और सोडियम के एटम के ऊपर लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। तो अब दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इन दोनों आयंस के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर दिया है 2.75 इंटू 10⁻�8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमेशा हम SI यूनिट में मीटर में चेंज करेंगे, तो 2.75 इंटू 10⁻�8 इंटू 10⁻2 का मल्टीप्लाई करेंगे फॉर चेंजिंग इट इंटू मीटर। अब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला पता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर Q1 और Q2 जो दो चार्ज जनरेट हुए हैं सोडियम और क्लोरीन पर, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही क्लोरीन आयन पर होगा, और 1 प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है उतना सोडियम पर होगा, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज तो इक्वल ही होता है, सिर्फ उनका साइन अलग अलग होता है ना। तो चार्ज तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही होगा, तो यहाँ पर K की वैल्यू रख दीजिए 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 Q1 के लिए, और Q2 के लिए भी सेम, और R की वैल्यू अभी जो आपने निकाली यहाँ पर SI में उसका स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लेना तो F इज इक्वल टू आता है 3.05 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। अब यहाँ पर एजम्पशन क्या मानी है, यहाँ पर एजम्पशन ये मानी है कि आपको पता है कि सोडियम का जो एटम होता है उसमें यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव होते रहते हैं, है ना, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर हुआ है, तो इसका जो साइज है इस पर पूरे पर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये लगभग आपने पॉइंट चार्ज मानना है, इसका साइज मैटर नहीं करता है, इसको एज ए पॉइंट चार्ज मानना है आपने कि डिस्टेंस इन दोनों के सेंटर से इन दोनों के सेंटर के बीच है, ठीक है। इसका भी साइज बड़ा है कंपेरेटिवली, तो ऐसा मत सोचना कि जैसे मान लो ये और क्लोरीन आयन यहाँ पर, ये सोडियम का है समझो, ठीक है, और क्लोरीन का यहाँ पर है, तो इनके बीच का यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, तो ये डिस्टेंस नहीं होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इनके सेंटर के बीच का माना जाएगा। मतलब इन दोनों चार्जेस को आपको पॉइंट चार्ज कंसीडर करना है, और इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ही
2.75 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻2 मीटर होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं HC वर्मा बुक के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस स्लोली पोस्ट करने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।